वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा की किताब गणित प्रकाश के पहले अध्याय गणित में पैटर्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैटर्न जो होते हैं ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। हमारे आसपास चारों तरफ प्रकृति में तरह तरह के पैटर्न्स जो हैं वो फैले हुए हैं। जैसे चंद्रमा एक निश्चित दर से बढ़ता है फिर कम होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसका भी एक निर्धारित समय है। तो इस तरह से अनेकों अनेक पैटर्न, फूल की पत्तियां हैं वो किस तरह से आपस में एक फूल पर नज़र आएंगी, उनमें भी एक पैटर्न है। तो इस तरह से प्रकृति में हर एक तरफ हर एक जगह आप पाएंगे कि कोई ना कोई पैटर्न हमें ज़रूर नज़र आता है। तो प्रकृति को गणित से जोड़ते समय, क्योंकि गणित ही वो माध्यम है जो इन सारी संख्यात्मक चीज़ों को आपस में जोड़ सकता है। तो गणित में जब हम पैटर्न्स की स्टडी करते हैं तो उसमें वो जो ब्रांच है जिसके अंदर हम पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 जो आपने पढ़ रखी हुई है पहले से, इनके द्वारा बने हुए जो पैटर्न्स हैं इन पर चर्चा करते हैं। तो उस शाखा को हम कहते हैं संख्या सिद्धांत। इस संख्या सिद्धांत के अंदर जो सबसे मौलिक पैटर्न है वही इस पाठ की विषय वस्तु है। उन मौलिक पैटर्नों में सबसे पहले जो पैटर्न्स हैं वो है संख्या अनुक्रम, यानी कि संख्याओं के माध्यम से हम उनके बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो संख्या अनुक्रम कहलाता है। जिससे कि अनुक्रम का अर्थ है कि एक ऐसा क्रम आपको मिल जाएगा जिसमें कि उससे अगले आने वाला पद क्या होगा, अगले आने वाली संख्या क्या होगी, ये हम बता सकते हैं। यानी कि उन सभी जो नंबर्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई क्रम निर्धारित होगा, कोई रूल होगा, कोई नियम होगा जिसके आधार पर वो चल रहे होंगे। इसी तरह से दूसरा अनुक्रम इस पाठ के अंदर जो मौलिक है ज्यामिति से लिया गया है, यानी कि जिसका ज्यामिति जिसका आधार है ऐसे कह लें, तो इसमें 1D 2D 3D यानी कि एक डायमेंशन वाली जो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, 2 वाली 3 वाली, उन सभी के माध्यम से हम जो है अनुक्रम बना सकते हैं और उन अनुक्रमों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम संख्या अनुक्रमों पर। तो संख्या अनुक्रम में जो सबसे मौलिक अनुक्रम हैं उनमें सबसे पहला सबसे आसान अनुक्रम ही हम ये देख पा रहे हैं कि 1 1 1 1। तो निस्संदेह ये संख्या नहीं बदल रही है। इसका अर्थ है अगले आने वाली संख्या भी क्या होगी 1, उससे अगली आने वाली संख्या भी क्या होगी 1, उससे अगले आने वाली संख्या भी क्या होगी 1, यानी कि बदलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। इसे हम स्थिर अनुक्रम कह सकते हैं। कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। 2 2 2 2 2 इस तरह से हो सकता था, 3 3 3 3 3 ऐसे हो सकता था। तो ये स्थिर अनुक्रम है। उसके बाद दूसरा अनुक्रम देखते हैं हम। 1 है, फिर 1 बढ़ गया 2, फिर एक और बढ़ गया 3, फिर एक और बढ़ गया 4, और इस तरह से फिर एक और बढ़ जाएगा। अगली संख्या अनुक्रम में अगला पद 5 होगा, फिर अगला पद 6 होगा। तो इस तरह से हम आगे पता लगा सकते हैं। तो ये अनुक्रम जो है ये गिनती वाली संख्या है, इसे गणन अनुक्रम कहते हैं, गणन अनुक्रम। इसी तरह से एक और अनुक्रम देखते हैं। 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 जुड़ रहे हैं 3, फिर 2 जुड़ रहे हैं 5, फिर 2 जुड़ रहे हैं 7, और ये सारी वो संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती, और ऐसी हम संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। तो निस्संदेह इसमें अगला पद 9 आएगा, 9 और 2 11 आएगा अगला पद। तो ये विषम अनुक्रम है, विषम संख्याओं का अनुक्रम है। इसी तरह से
2, 4, 6, 8 और फिर आएगा 10, 2 2 के अंतर पर चल रही हैं, फिर आएगा 12। ये सम संख्याएं हैं, सभी 2 से विभाजित होती हैं, तो इन्हें हम सम संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद 21 संख्या अनुक्रम को देखें। 1, फिर इसमें 2 जुड़ गए 3, फिर 3 जुड़ गए 6, फिर 6 में 4 जुड़ गए 10, और अब अगला जोड़ जो है वो 5 का होना है 15, फिर अगला जोड़ 6 का होना है यानी कि 21। यानी कि हम गणन संख्याओं को पिछले वाली संख्या में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार जो प्राप्त हमें अनुक्रम है इसका नाम है त्रिभुजाकार अनुक्रम। पता लगा क्यों इसे त्रिभुजाकार अनुक्रम कह रहे हैं? अभी मैं इनको आपको चित्र से जब प्रदर्शित करेंगे तो तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसे हम त्रिभुजाकार क्यों नाम दे दिया हमने। वर्ग अनुक्रम में देखें तो 1, 4, 9, 16, तो ये जो गणन संख्याएं हैं इनके वर्ग हैं ये। 1 का वर्ग 1 है, 1 गुना 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो अगली संख्या 5 है तो 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36। तो इस तरह से आगे हम और वर्ग वाली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम वर्ग अनुक्रम कह देते हैं। इसी तरह से इसी श्रेणी में एक और अगला अनुक्रम है जिसे हम घन संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं, तो घन संख्या अनुक्रम कहते हैं। तो ये भी गणन संख्याएं जो हैं उनके घन हैं। घन का अर्थ होता है किसी एक संख्या को उसी संख्या से और फिर उसी संख्या से यानी कि आपस में 3 बार गुना करना। 1 गुना 1 गुना 1 1 है, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 3 गुना 3 9 गुना 3 27। तो इस तरह से 4 गुना 4 गुना 4 16 64, और फिर 5 गुना 5 25 और 5 125 इसमें आने वाली अगली संख्या है। तो घन संख्या अनुक्रम है। उसके बाद एक प्रकृति में पाए जाने वाले ये नंबर हैं, इन्हें हम विरहांक नंबर भी कहते हैं। किसी गणितज्ञ के नाम पर है। तो इन्हें 1 से शुरू करें, 1 और 2 इनकी प्रथम 2 संख्याएं ले लें तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8। यानी कि यह अनुक्रम कैसे चल रहा है कि पिछले वाली 2 संख्याओं का जोड़ होगा अगला पद, अगली संख्या पिछले वाली 2 संख्याओं का जोड़ होगी। तो इसी तरह से 5 और 8 का जोड़ होगा 13। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए फिर पिछली 2 संख्याओं को जोड़ना है, 13 और 8 21। तो इस तरह से ये जो संख्या अनुक्रम हमें प्राप्त होता है इसे हम विरहांक अनुक्रम कहते हैं। इसका प्रकृति में पाए जाने वाली चीज़ों से, पत्तों की संख्या से, फूलों की पंखड़ियों से और इस तरह से अनगिनत चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती हैं उनके साथ बहुत गहरा संबंध है। 2 की घातें, 2 की घात 1 यानी कि घात समझते हैं आप, यानी कि उसको एक ही बार गुना करना है। 2 की घात 2 का अर्थ है 2 को आपस में 2 बार गुना करना है। 4, 2 की घात 3 का अर्थ है 2 को आपस में 3 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 2 से, यानी कि हर बार हम 2 से गुना करते जा रहे हैं तो हमें 2 की घात प्राप्त होती है। तो अब 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64, अगली घात हमें मिलती चली जाएगी। तो ये 2 की घातों का संख्या अनुक्रम है। 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 9 है, 3 की घात 3 27 है, 3 की घात 4 81 है, और इस तरह से हमें ये नया संख्या अनुक्रम जो है प्राप्त हो रहा है जो कि 3 की घातों का है। इसको 81 को 3 से गुना करेंगे तो ये 243 यानी कि अगली संख्या आ जाएगी। इसको पुनः 3 से गुना करेंगे तो 729, 3 की अगली घात आ जाएगी। ये 3 की घात 1 2 3 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6 तक लिख दिया है मैंने। तो ये सभी इनके अनुक्रम हैं। इसी तरह से हम आकार अनुक्रम के विषय में कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अंकों से इन्हें बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम चित्रों के माध्यम से, चित्र द्विबिंब की हो सकते हैं, त्रिबिंब की हो सकते हैं या एक बिंब की हो सकते हैं, उनके माध्यम से हम इन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक
आकार अनुक्रम मैंने लिखा है, जो कि समबहुभुज का आकार अनुक्रम है, जिसमें कि सबसे पहले 3 रेखाओं वाली आकृति त्रिभुज आ रही है, फिर क्या आ रही है, चतुर्भुज आ रही है, फिर पंचभुज आ रही है, फिर षटभुज आ रही है, और ये सम शब्द लिख दिया साथ में, यानी कि इनकी भुजाएं समान हैं, तो मैं इसे समबाहु त्रिभुज कह सकता हूँ। इसे मैं वर्ग कह सकता हूँ। इसे मैं सम पंचभुज, सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम नवभुज, सम दशभुज, इस तरह से और जो चित्र हैं वो इसके आगे जो है बनाए जा सकते हैं। बराबर भुजाओं वाले 7 भुजाओं वाली आकृति सम सप्तभुज, 8 बराबर भुजाओं वाली आकृति सम अष्टभुज, इस तरह से बनाई जा सकती हैं। उसके बाद आप देखें तो संपूर्ण आलेख नाम से एक आकार अनुक्रम है, तो इसमें 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड, फिर 3 बिंदु हैं तो उनको मिलाने वाला 3 रेखाखंड हो गए। पहले 1 है, फिर 3 है, और फिर इसी तरह से 4 बिंदु आ गए तो उनको मिलाने वाले जितने भी रेखाखंड होंगे वो 6 हो गए हैं अब। और फिर उसके बाद आगे देखें तो ये जो 5 बिंदु हैं तो 5 इसकी भुजाएं हैं और 6 इसके जो हैं वो विकर्ण हैं, तो यानी कि 10 5 भुजाएं और 5 ही इसमें इसके विकर्ण हैं, तो 5 और 5 10। इसी तरह से जब आपके पास 6 बिंदु होंगे आप उसके विकर्ण निकालेंगे, आपस में आप उसके विकर्ण निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो है अब 15 जो है रेखाएं आ गई। तो 1 3 6 10 ये संपूर्ण आलेख है, और इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं 1 3 6 10 15 इस तरह से 21, यानी कि ये त्रिभुजाकार आलेख की तरह से, जो त्रिभुजाकार अनुक्रम था उसी की तरह से नजर आने वाला ये संपूर्ण आलेख है। उसके बाद ढेरित वर्ग के विषय में बात करें तो ढेरित वर्ग में पहले एक वर्ग लिया मैंने, फिर इसको 2 गुना करने के लिए मेरे को 3 और वर्ग इसमें जोड़ने पड़े, और फिर ये बन गया 4 इकाइयों वाला एक वर्ग, यानी कि 4 2 गुना 2 4 वर्गों को मिलाकर के एक नया वर्ग बन गया। अब इससे और बड़ा वर्ग बनाने के लिए इसकी हर एक उसमें मेरे को एक और संख्या जोड़नी पड़ेगी, यानी कि ये और ये नए वर्ग जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर, तो नए एक 9 संख्याओं वाला, यानी कि जब भी आपको एक इकाई वाला बड़ा वर्ग बनाना है तो आपको उसमें कुछ और वर्ग जो है वो उसके साथ प्रतिस्थापित करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो 1 4 9 आप इसको देखें तो अभी इसमें जो अगला वर्ग बनेगा वो 4/4 का होगा। 16 ढेरित अगर वर्गों का आप एक ढेर बना देंगे तो तब वो एक वर्ग के रूप में दिखाई देगा जो कि 4 इकाई का होगा। तो इससे आप इस वर्ग वाले उससे समझ सकते हैं कि ये वर्ग अनुक्रम की तरह से आपको, वर्ग संख्या अनुक्रम की तरह से आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये ढेरित त्रिभुज जो होता है ये भी वर्ग संख्याओं के अनुक्रम की तरह ही नजर आता है। एक है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, फिर 1 2 3 4 समबाहु त्रिभुजें हैं। फिर मैंने एक और बड़ी समबाहु त्रिभुज बनाई, उसको छोटी छोटी समबाहु त्रिभुजों में बदला तो ये बन गए। यानी कि ऐसे समझे कि छोटी छोटी समबाहु त्रिभुजों को मिला करके एक मैंने बड़ी इकाई वाली समबाहु त्रिभुज बनाई है, जो कि पहले वाली से 3 गुना थी, ये 2 गुना थी और वो 3 गुना बना दी है। तो अब ये जो है इसमें इसको बनाने में ऐसी ऐसी 9 समबाहु त्रिभुजें लगी हैं, तो ये 9 समबाहु त्रिभुजों का एक ढेर टाइप में है, तो इसे ढेरी त्रिभुज भी कहते हैं। और ये भी वर्ग जो है अनुक्रम को ही बता रहा है। उसके बाद जो कोच हिमकन हैं इनके विषय में आपको बताऊं तो कोच हिमकन वास्तव में एक रेखा को एक काउंट के रूप में हम लेते हैं, और जब हमें इनको आगे और बढ़ाना है तो यहाँ पे इसकी गिनती हम 3 ले लेते हैं। जब इनको और बढ़ाना है तो हम एक रेखा को इस तरह से
शो कर देते हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ। तो इस तरह से एक से वो 4 हिस्से हो जाते हैं, यानी कि 3 गुना 4, 4 नए रेखाखंड आपको नज़र आएंगे। तो 3 गुना 4 हो जाता है, वे 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो एक हिस्सा इसका ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, कुल मिलाकर के 3 को ये 4 गुना हो गए हैं, यानी कि 12 रेखाखंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अब हर इकाई में, हर रेखाखंड में अगर आप इसको हर एक उभार को आप देखें तो इससे 3 नए उभार बनेंगे, तो वो फिर 4 गुना हो जाएंगे। तो 3 गुना 4 की शक्ति 2। तो इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। अगला जो होगा 3 गुना 4 की शक्ति 3, यानी कि ये 48 होगा, ये 12 होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं। तो ये इस तरह से इस क्रम में जो है वो बढ़ता जाएगा, फिर आगे 3 से गुना हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको उतने ही उसको बनाना, थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना है आपको कि आपको ये कोच हिमकन हैं क्या, यानी कि और बड़ी बड़ी संख्या अनुक्रमों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती हैं तो हम इनको भी चित्र के माध्यम से, चित्रों में इनका निरूपण कर सकते हैं। जैसे मैं एक बिंब की उसमें की बात करूं तो इसमें जैसे हम इसको एक डॉट के रूप में दिखा सकते हैं, एक 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 एक, ऐसे एक डॉट, यानी कि ये डॉट नहीं बदला है, एक ही डॉट रह रहा है हर बार। ठीक है। गणन संख्याओं के लिए पहले एक डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर 3 डॉट का समूह है, फिर 4 डॉट का समूह है, फिर 5 डॉट का समूह है, और इस तरह से ये डॉट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इसी तरह से विषम संख्याओं के लिए, जिनमें की ग्रुपिंग पूरी नहीं होती है, तो फिर 3 है तो एक का ग्रुप है, यानी कि एक का जोड़ा पूरा है और एक अकेला है। ऐसे ही 5 में 2 जोड़े होंगे और एक अकेला होगा। ऐसे ही 7 में 3 जोड़े होंगे और एक अकेला होगा, और इस तरह से ये इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। सम संख्याएं जो हैं इसमें एक जोड़ा, पहले वाले में 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर 4 को बताने के लिए आपके पास 2 जोड़े, फिर 6 को बताने के लिए 3 जोड़े, 8 को बताने के लिए आपके पास 4 जोड़ों का आप समूह जो है वो ले सकते हैं, 4 डॉट्स का समूह। त्रिभुजाकार संख्याओं को समझने के लिए त्रिभुजाकार संख्याओं को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पहले 1 है, फिर 1 और 2 3 त्रिभुज के रूप में नजर आ रही हैं, फिर 1 2 3 और फिर 3 6। अब आप समझ रहे होंगे कि अब हमने इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहा था, क्योंकि ये एक त्रिभुज के रूप में जो है इनको हम रख सकते हैं। इसी तरह से जो अगली संख्या आएगी 1, पहले 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 3 आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 4 आ जाएंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10, जो कि अगली संख्या को बता रही है। एक और बड़ा त्रिभुज जो है वो बन जाएगा, 4 नए डॉट्स जिसमें जुड़ जाएंगे। इसी तरह से वर्ग संख्याएं हैं जिसमें कि एक पहला डॉट है, फिर इसमें आप इसे 4 डॉट से बता सकते हैं, फिर आप इसे एक वर्ग के ही रूप में 3, और ये ऐसे बता सकते हैं 9 वर्ग के रूप में 9 डॉट्स हैं, फिर 4 डॉट्स में ऐसे ही एक बड़े वर्ग के रूप में बता सकते हैं जिसके कि 4 इकाई है, 4 डॉट्स हैं, और इसी तरह से 5 6 और 7 के डॉट्स को भी। तो डॉट्स के अंदर भी इनको रिप्रेजेंट जो है वो किया जा सकता है। घन है, ये एक त्रिबिंब की ये पिक्चर के माध्यम से इन्हें दिखाया जा सकता है, तस्वीर के माध्यम से, जैसे कि ये एक घन को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से अभी मैं एक बड़ा घन बना लेता हूँ जो कि 2 इकाई के लिए है।
तो मैं क्या करूँगा कि इसके हर एक भाग को 2 भागों में बांट दूंगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसको ध्यान से समझें तो 4 घन नीचे हैं और इसी के ऊपर अगली ऊपर वाली सतह में 4 घन है, यानी कि कुल 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो इसी तरह से एक और बड़ा घन भी आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपने ऐसे बना लिया ऐसे। अब आपने इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ से ये समानांतर रेखाएं इसके, इसी तरह से यहाँ पर इसके समानांतर 3 रेखाएं ये हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये प्रदर्शित करनी पड़ेंगी रेखाएं। तो आप देखेंगे कि अब ये जो चित्र बन गया है इसमें 9 वर्ग जो है, 9 घन जो है वो नीचे हैं, 9 घन दूसरी सतह में है और 9 ही घन, ये 3 3 6 और 3 9 घन ऊपर वाली सतह में। तो हर एक घन में 9 9 9 3 27, यानी 27 घनों से बनने वाली ये आकृति है। और ये बिरहांक संख्याएं हैं, ये 2 की घातें हैं, 3 की घातें हैं, इनको भी इसी तरह से जो है डॉट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। डॉट्स के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद था आपको ये बताना कि इस पाठ के अंदर क्या पाठ्य सामग्री है और इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं, और ताकि इस काबिल आप बन सकें कि जो कि पाठ के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों पर को आप स्वयं समझ करके आसानी से हल कर पाएँ। यानी कि विषय वस्तु के प्रति आपकी समझ बनानी थी मेरे को। और इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो संख्या अनुक्रम है इनका आकार अनुक्रमों के साथ या दूसरे संख्या अनुक्रमों के साथ भी आपस में कैसे कैसे ये संबंध बना लेते हैं, और उन पैटर्न्स को स्टडी करके हम अपनी गणित की जिज्ञासा को और थोड़ा जो है वो बढ़ा सकते हैं, ताकि हम भी इस तरह की खोज में हिस्सा ले सकें। तो अब हम इसी पाठ में पढ़ेंगे संख्या अनुक्रमों में संबंध। तो देखिए मैंने यहाँ से पहले से कुछ एक संबंध लिख रखे हुए हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस तरफ जो सारी संख्या नज़र आ रही हैं ये विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7, 1 3 5, 1 3 1 3। तो जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते चले जाते हैं, पहले मैंने एक विषम संख्या ली सबसे पहली, फिर 2 विषम संख्याएं ली उनको जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, फिर 3 विषम संख्याएं ली तो उनको जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ, फिर 4 विषम संख्या ली उनको जोड़ा तो 16 प्राप्त हुआ। ये जो प्राप्त होने वाली संख्याएं हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये 1 4 9 और 16, तो आप बता सकते हैं कि ये वर्ग संख्या अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? वर्ग संख्या अनुक्रम। तो इसको हम ऐसे चित्र से भी समझ सकते हैं, पहले 1 फिर 1 और 3, तो 3 डॉट्स और लगा दिए मैंने, तो देखें क्या बन गया, ये एक बड़ा वर्ग बन गया 4 इकाइयों वाला, यानी कि 2 का वर्ग बन गया। फिर उसके बाद मैंने इसको और बड़ा कर दिया, यानी कि इसमें 3 और 2 5 डॉट्स और जोड़ दिए, तो एक और बड़ा वर्ग बन गया 3 इकाइयों वाला। अब इसको और बड़ा कर देते हैं 4 5 6 7, यानी कि अगला नंबर जोड़ देते हैं, तो ये एक 4 इकाइयों वाला वर्ग बन गया। तो ऐसा इसको समझ सकते हैं। देखें अगर मैं इसको ऐसे पार्टीशन कर दूं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि क्यों हर बार एक विषम संख्या जोड़ देने पर हमें वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो देखें पहले 1 इकाई वाला ये वर्ग था, फिर 2 इकाइयों वाला ये एक बड़ा वर्ग प्राप्त हो गया, फिर 3 इकाइयों वाला ये एक और बड़ा वर्ग प्राप्त हो गया, फिर 4 इकाइयों वाला एक। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 फिर 3 फिर 5 डॉट्स फिर 7 डॉट्स, ऐसे जोड़ने से बड़ा वर्ग बनाने के लिए हमें
अगली विषम संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको पहली 4 विषम संख्याओं को जोड़ करके 4 का वर्ग प्राप्त हो रहा है, तो 10 का वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको पहली 10 विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। उसके बाद एक और पैटर्न देखिए, इसमें भी ये भी बड़ा रुचिकर है। इसमें हम गणन संख्याओं को देख रहे हैं, 1 2 3 फिर 2 1, 1 2 फिर 1 1, 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 तक गए, फिर उसके बाद कम होते चले गए। यानी कि गणन संख्याओं को बढ़ते क्रम में जोड़ें और किसी एक स्थान पर रुक करके फिर वहाँ से घटते क्रम में अंत तक चले जाएं, तो आप देखेंगे कि जो योग प्राप्त होता है वो फिर वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्या अनुक्रम है 1 4 9 और 16। देखिए ये क्यों प्राप्त हो रहा है, ये भी ठीक उसी तरह से। ये पहले 1 के लिए हम 1 नोट कर सकते हैं, 1 2 और 1 के लिए मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, 1 फिर 2 और फिर 1, तो इसे भी आप एक वर्ग के रूप में देख सकते हैं। फिर 1 2 3, 1 2 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, तो इसको आप एक बड़े वर्ग के रूप में, यानी कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 1 2 3 2 और 1, इस तरह से समझ सकते हैं। तो बड़ा ही रुचिकर है ये। इसी तरह से ऐसे ही आप इसको समझेंगे तो ये 16 जो है, इस तरह से भी आप एक और इसकी तस्वीर जो है पिक्चर बना सकते हैं। इसी तरह से इस संख्या अनुक्रम को देखें, इसमें 1 3 6 10, जो मैंने अभी पहले पिछले वाली स्क्रीन में आपको बताया था कि ये 1 3 6 10 ये त्रिभुजाकार संख्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को आपस में जोड़ रहा हूँ, 1 और 3 4, 3 और 6 9, 6 और 10 16, और इससे पहले तो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है तो इसमें 1 रहने दिया मैंने। तो फिर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक वर्ग संख्याओं का संख्यानुक्रम प्राप्त हो रहा है। तो वर्ग संख्याओं का संख्यानुक्रम अब ऐसा करने से क्यों प्राप्त हो रहा है, तो ठीक उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि क्योंकि ये त्रिभुजाकार संख्याएं थी, तो ये 1 वाली त्रिभुजाकार संख्या है, और जो 3 वाली त्रिभुजाकार संख्या होती थी, आपको याद होगा कि आप इसे ऐसे समझते थे। तो मैं इसको उल्टा करके इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो फिर आप इसको उसी तरह के एक चित्र के रूप में देख पा रहे हैं, एक वर्ग के रूप में देख पा रहे हैं। इसी तरह से 3 और 6, तो ये पहले 3 वाला संख्यानुक्रम और फिर 6 वाला संख्यानुक्रम, यानी कि एक त्रिभुजाकार संख्या, तो मैं इसको त्रिभुज के रूप में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, 3 2 और 1, यानी कि एक ये 9 वाली त्रिभुज और एक ये 2 वाली त्रिभुज, ऐसा कहते हैं। तो इससे भी एक वर्ग बन रहा है, यानी कि 3 संख्याओं वाला एक वर्ग। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इसके साथ, यानी कि ये इसका विकर्ण, ठीक है, और 3 डॉट्स इसके ऊपर है, 3 डॉट्स नीचे और 3 डॉट्स विकर्ण के ऊपर है। तो ये 9 संख्याओं वाला एक 9 इकाइयों वाला वर्ग है। इसी तरह से ये एक संख्या अनुक्रम है जिसमें आप देखें ये 1 2 4, अगर आप ये 2 4 8 16 देखें तो ये 2 की घातें थी, 2 की घातें, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस तरह से जोड़ा गया है। ये 2 की घात 0 है जिसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 से हमने शुरू किया हुआ है और ये 31 आ रहा है। फिर यहाँ तक जब हम इसे 8 तक जोड़ते हैं तो ये 15 आ रहा है, जब हम इसे 4 तक जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, इसे हम देखते हैं तो ये 2 आ रहा है और शुरू में तो 1 ही आ रहा है। इन सभी को ध्यान से देखें, इन सभी को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे अगर इसको छोड़ दें हम, तो ये सभी जो हैं, अगर इनमें 1 जोड़ दिया जाए
तो ये जो इनके वर्ग थे 4, 8, 16, 32, तो ये वही 2 की घातें हैं, ये वही 2 की घातें हैं, 4, 16, 8। अब आप इसको एक को भी समझ सकते हैं, तो इसमें भी 1 जमा 1 कर दें तो ये भी 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लिखें इसको, तो जमा 1 कर दें तो ये 2, तो ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है। यानी कि ये अपनी घात से एक कम आ रहा है उनका जोड़, जो उनकी घात है का जो मान है उसमें उससे एक कम आ रहा था। ये 32 आना चाहिए था, 31 आ रहा है यहाँ पे जो। तो इस तरह से इसमें ये वाला जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम अगर देखें कि ये 1, 3, 6 और 10, इस पैटर्न को देखें, 1, 3, 6 और 10, तो ये जो पैटर्न है ये त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न है। अगर मैं इनको 6 से गुना कर देता हूँ, इन सभी को 6 से गुना कर देता हूँ, तो ये बन जाती हैं 6, 18, 36 और 60। 6, 18, 36 और 60। अब इनको देखें तो ये इन सभी में अगर 1 जोड़ दिया जाए, ऐसा करते हैं 1 जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, 18 और 1 19, 36 और 1 37 और 60 और 1 61। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रश्न के विषय में किताब में पूछा भी गया है कि अगर आप एक त्रिभुजाकार संख्या अनुक्रम को 6 से गुना करते हैं और उनमें 1 जोड़ देते हैं तो आपको ये जो अनुक्रम प्राप्त होता है ये कैसा अनुक्रम है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 7 में 12 जुड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे 18 जुड़ रहे हैं इसमें, और फिर यहाँ पे आप देखें इन दोनों में तो इसमें 24 जुड़ रहे हैं, यानी कि 6 के गुणज जुड़ रहे हैं। और अगर हम इससे पहले 1 ले लें तो यहाँ से ये 6 जुड़ रहे हैं, 1 और 6 7, 12, उसके बाद 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये एक नया पैटर्न बन गया है जिसमें कि 6 के गुणज जो है उनको जोड़ा जा रहा है। तो इस पैटर्न को हम षड भुजाकार भी कहते हैं, षड्भुजाकार संख्या अनुक्रम भी कहते हैं। तो इस षड्भुजाकार क्यों कहा जा रहा है इनको? तो षड्भुजाकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर ये जो 1 है इसको तो मैं ऐसे ही षड्भुज के रूप में देख सकता हूँ, और ये जो 7 है इनको भी ऐसे अरेंज किया जा सकता है जिनको कि आप एक षड्भुज के रूप में देख सकते हैं। 3, 2 और 2 नीचे। इसी तरह से 5 के साथ अगर आप पैटर्न लें, 5 डॉट्स, फिर उसके ऊपर 4 डॉट्स, फिर उसके ऊपर 3 डॉट्स, 4 और 3 7 डॉट्स ऊपर, 7 डॉट ही नीचे, और फिर 5, 14 और 5 19। तो ये एक और षड्भुज बना देते हैं, एक और नया बड़ा षड्भुज। इसी तरह से जो 37 इकाइयाँ हैं, यानी कि अगला पद 37 है, इससे अगर आप 7 मध्य में, 7 बिंदु डॉट्स मध्य में लेकर के उसके ऊपर 5, 3, ठीक है, और 2 के इस तरह से 5, 4 और एक एक कम करते हुए, जैसे हमने यहाँ पे किया 5, 4, 3, तो यहाँ पे 7, 6 और 5, और फिर उसके ऊपर एक और लाइन, एक लाइन बढ़ा देनी है आपको, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 लाइनें बनाई हैं तो उसके ऊपर 3 लाइन्स बनानी है, नीचे भी उतनी ही लाइन्स बनानी है। तो आप देखेंगे कि 37 डॉट्स के साथ आप एक षड्भुजाकार आकार बनाने में सफल होंगे। इसी तरह से आपके उसमें अंत में मैं एक और चीज़ जोड़ दूं कि अगर हम इस पैटर्न में 1,
5 और 1 6, अब 10 जोड़ देते हैं 16, अब 15 जोड़ देते हैं 31, अब 31 में 15 जोड़ दिए, 20 जोड़ देते हैं 51। इस तरह का एक पैटर्न है जिसमें कि पहले मैंने 5 जोड़ा है, फिर मैंने इससे में 10 जोड़ा है, फिर मैंने इसमें 15 जोड़ दिया है, और फिर मैंने इसमें 20 जोड़ दिया, और अगली संख्या निस्संदेह 25 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो इनको पंचभुजाकार संख्या अनुक्रम भी कहते हैं। पंचभुजाकार किस तरह से, जैसे कि मैंने ये बताया कि ये एक को तो आप किसी भी रूप में, जैसे कि पंचभुज की जो शक्ल होती है उसके रूप में आप इसे समझ सकते हैं। ये पंचभुज, ये जो 6 है इसमें आप ये 3 इकाइयाँ ले लें, उसके नीचे 2 5, और इसके ऊपर 2 2 कम करके लेना, यानी कि एक ही लिया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको एक पंचभुज के रूप में बता सकते हैं। इसी तरह से 16 इकाइयों वाला, जिसमें कि आपके पास ये 5 डॉट्स मैंने इधर ले लिए। अब इसमें एक एक रेखा ऊपर और नीचे बढ़ानी है हमें, तो नीचे निस्संदेह पहले 4 लेंगे, फिर हम 3 डॉट्स लेंगे, ऊपर की ओर 5 हैं तो 5 से कम करके मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लाऊंगा, और 3 से फिर कम करके एक, ऊपर की ओर 2 2 कम करने और नीचे की ओर एक एक कम करना। तो इस तरह से आपके पास फिर एक पंचभुजाकार जो है डॉट फिगर है वो आपके पास बन जाएगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि आपने। इसी तरह से 31 के साथ भी आप एक पंचभुजाकार जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से सोच करके आप अलग अलग तरह से अलग अलग भुजों को जोड़ करके अलग अलग तरह के संख्यानुक्रम जो है बना सकते हैं, और संख्यानुक्रमों का इस तरह के डॉट पिक्चर्स के साथ जो है वो संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा और आपको ये सारी बताई गई चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी, और अब आप जो आपकी किताब के अंदर जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं काफ़ी हद तक मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको जो समझ नहीं आते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहाँ पर उनका निवारण जो है वो किया जा सकता है। अन्यथा जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और बच्चों को देखने में फिर समस्या आती है। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। थैंक यू।